Welcome to Let's Learn with Pooja. Restriction endonucleases are used in genetic engineering to form recombinant molecule of DNA. Restriction endonuclease एंजाइम को यूज़ किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए विच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज और जीनोम। और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो बना हुआ होता है डीएनए ऐसे डीएनए से जो अलग अलग सोर्सेज से आते हैं। जैसे कि अगर हम किसकी बात करते हैं वेक्टर डीएनए की तो इसका अलग सोर्स है, ठीक है। और हम किसकी बात करते हैं फॉरेन डीएनए की तो इसका अलग सोर्स है। जब हम इन दो अलग अलग सोर्स से लिए हुए डीएनए को कंबाइन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, हमें मिलेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। When cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragments have the same kind of sticky ends। देखिए अब हमें इन दोनों को जोड़ना है तो यहाँ पर देखिए ये क्लोज्ड है, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा इसे कट करना पड़ेगा। वैसे ही ये पूरा हमारे पास में ये डीएनए है और इस डीएनए में से हमें अपनी डिज़ायर्ड जीन को निकालना है, ठीक है। तो सपोज दिस इज आवर डिज़ायर्ड जीन, तो ये पोर्शन हमारा क्या है, इतना पोर्शन क्या है डिज़ायर्ड जीन है, क्लियर। या हम कह लें इतना इतना पोर्शन क्या है हमारा ये डिज़ायर्ड जीन का है इसमें। तो हमें क्या करना है कि हमें इसमें भी यहाँ पर कट लगाना होगा और हमें क्योंकि हमें इसमें जोड़ना है तो यहाँ पे भी क्या करना है कट लगाना है। तो दोनों को हमें कट लगाना है तो वो हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से लगवाएंगे ताकि सेम काइंड के हमें स्टिकी एंड्स मिले। स्टिकी एंड्स क्या होते हैं ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है। देखिए नेक्स्ट, तो दीज कैन बी जॉइन ताकि जब सेम काइंड के स्टिकी एंड्स होंगे तो उनको एंड टू एंड जोड़ा जा सके एंड पर कौन से एंजाइम की हेल्प से डीएनए लाइगेज की हेल्प से। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर हमें फिगर में दिखाया गया है कि ये हमारा फॉरेन डीएनए हमें दिया हुआ है जिसमें से हमें क्या चाहिए जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए और इधर ये हमें वेक्टर डीएनए दिया हुआ है और वेक्टर में हमने यूज़ किया है प्लाज्मिड को। तो प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर हमने इस्तेमाल किया है। प्लाज्मिड हम जानते हैं किसी भी बैक्टीरियल सेल में मौजूद एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटो रेप्लिकेटिंग डबल स्ट्रैंडेड सिंगल सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग क्या है डीएनए होता है, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मिड होते हैं ये बैक्टीरियल सेल को एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अब देखिए सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। तो यहाँ पर सेम एक ही दोनों को काटने के लिए एक ही क्या लिया गया है एंजाइम लिया है। तो उसने देखिए इसके कितने फ्रेगमेंट्स कर दिए इस डीएनए के और यहाँ पर कट लगा दिया किसमें प्लाज्मिड में, ठीक है, जो हमने वेक्टर की तरह इस्तेमाल किया है। एंड सपोज अगर हम बात करें सपोज दिस इज़ द जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप क्या करेंगे इसको अब इसको इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पर किसमें प्लाज्मिड में इसको जोड़ दिया, ठीक है। तो ये किसने जोड़ा है डीएनए लाइगेज एंजाइम ने किसको जोड़ा है फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड, प्लाज्मिड में जोड़ दिया। और अब ये प्लाज्मिड कैसा हो गया फिर से रिकम्बाइन हो गया है इस प्लाज्मिड का डीएनए, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पर ये क्या बन गया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नाउ दिस इज व्हाट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब देखिए क्या होगा नेक्स्ट क्या होगा, अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम इंट्रोड्यूस करेंगे इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट सेल। किस में डाल दिया इसको हमने होस्ट सेल में डाल दिया है। तो यहाँ पर होस्ट सेल, ठीक है, होस्ट सेल का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या कर रहा है अपने अंदर ले रहा है, ठीक है, ताकि वहाँ पर वो मल्टीप्लाई कर सके सुटेबली। तो यहाँ पर हमने इकोलाई सेल लिया है, एस्केरिकिया बैक्टीरियल सेल हमने ली है और इस बैक्टीरियल सेल के अंदर किसको इंट्रोड्यूस किया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस किया है डाल दिया है, ठीक है। अब देखिए ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसके अंदर आ गया इकोलाई के अंदर आ गया। अब क्या होगा और ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके से, ठीक है ना, बैक्टीरियल सेल के अंदर इस तरीके से दिया हुआ है लाइक दिस। तो ये क्या है इसका मेन जीनोम है,
ठीक है, ये क्या है, दिस इज द मेन जीनोम। इसको आप कह सकते हो जीनोपोर भी कह सकते हो, जीनोपोर भी कह सकते हो, आप इसको न्यूक्लियोइड भी कह सकते हो, न्यूक्लियोइड भी कह सकते हो। ठीक है, अब क्या होगा, और ये जो दिख रहा है दिस इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब क्या होगा कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल अपनी कॉपीज बनाएगा, किसके अंदर, रेप्लिकेट करेगा इस बैक्टीरियल सेल के अंदर। ठीक है, और क्या होगा, जैसे ये बैक्टीरियल सेल डिवाइड करेगी तो ये इसकी प्रोजेनी सेल हो गई या डॉटर सेल हो गई, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल विल आल्सो ट्रांसफर टू इट्स प्रोजेनी सेल या डॉटर सेल। तो यहाँ पर देखिए एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पर है और एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पर है। तो ये एक तरीके से डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को एनसीईआरटी बुक ने। नेक्स्ट देखते हैं अब हम यहाँ पर, You may have realized that normally unless one cut the vector and the source DNA with the same restriction enzyme, the recombinant vector molecule cannot be created। ठीक है, तो देखिए क्या है कि इस इन्होंने कहा है कि जब तक ये चीज़ अब हमें रियलाइज़ हो गई है कि साधारणतः है कि जब तक कोई सेम एंजाइम वेक्टर डीएनए और सोर्स डीएनए, ठीक है, सोर्स डीएनए का मतलब है वो डीएनए जिसमें हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, ऐसा डीएनए जिसमें क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है, तो उसके हम फ्रेगमेंट करेंगे तभी तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग करेंगे। क्लियर, तो वेक्टर डीएनए और सोर्स डीएनए को जब तक सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट नहीं करेंगे तब तक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर या रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल नहीं क्रिएट किया जा सकता है। वो इसलिए है क्योंकि अगर हम अलग अलग एंजाइम्स से कट करेंगे तो स्टिकी एंड भी डिफरेंट तरीके के बनेंगे, और जब स्टिकी एंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे, एक दूसरे के जैसे नहीं होंगे, ठीक है, तो वो आपस में जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, इस स्टिकी एंड किसका, स्टिकी एंड हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट का, और स्टिकी एंड किसका, हमारे वेक्टर डीएनए का, जब तक वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे एक दूसरे के। ठीक है, सेम एक जैसे कट उसमें नहीं होंगे। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल है जब सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उनको कट करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ लार्ज फ्रेगमेंट। अब इस में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने सोर्स डीएनए से अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग करते हैं। कि हमारे पास में एक लार्ज वो है डीएनए है, ठीक है, जिसे हम सोर्स डीएनए कह रहे हैं, और उसमें हमारा एक छोटा सा पीस ऑफ डीएनए है जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको हमें अलग करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में भी आप लोगों से डिस्कस करेंगे इस पैराग्राफ के थ्रू। नेक्स्ट, द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जब हम डीएनए को कट करते हैं, यानी कि डीएनए की जो कटिंग होती है किसके द्वारा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा, रिजल्ट इन फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। तो इससे क्या होता है कि फ्रेगमेंट हो जाते हैं किसके, डीएनए कि सपोज ये हमारा क्या है, दिस इज द, जस्ट ए मिनट, फॉर एग्जांपल दिस इज द सोर्स डीएनए, ये क्या है हमारा सोर्स डीएनए है। अब इस सोर्स डीएनए को कट कर दिया, क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट कर दिया, तो अब हमारे पास में इसके कई सारे फ्रेगमेंट हो गए। एक फ्रेगमेंट ये हो गया, दूसरा फ्रेगमेंट ये हो गया, तीसरा फ्रेगमेंट एंड फोर्थ फ्रेगमेंट। क्लियर, तो वो यही कह रहे हैं कि कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट इन द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। तो डीएनए के क्या हो गए, फ्रेगमेंट्स हो गए। These fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis। तो ये जो फ्रेगमेंट्स हुए हैं अब हमें इन्हें अलग अलग करना है, तो वो हम किसके द्वारा करेंगे, बाय ए टेक्निक जिसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो इन फ्रेगमेंट्स को दूर अलग अलग करने के लिए, एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर निगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल, क्योंकि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं वो निगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल होते हैं।
क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। देखिए निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, हम जानते हैं कि जो डीएनए है वो किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ है, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट से। ठीक है, फॉस्फेट के अंदर क्या है, फास्फोरस है। ठीक है, और अगर हम देखें तो फास्फोरस क्या होता है, निगेटिवली चार्ज है। ये कैसा है, फास्फोरस क्या है, निगेटिवली चार्ज है। ठीक है, इसकी वो कैसे हमें पता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स लेता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स लेता है, तो इसमें इसलिए ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए तो इस पर माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए में क्या है, फॉस्फेट के रूप में फॉस्फोरस है जो कि निगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो इसलिए हमारा डीएनए कैसा हो जाता है, निगेटिवली चार्ज हो जाता है। दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टूवर्ड्स द एनोड अंडर ए इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द मीडियम या मैट्रिक्स। तो अब चूंकि डीएनए क्या है, निगेटिवली चार्ज है, तो जहाँ पर डीएनए है वो किधर की साइड होगा, कैथोड की साइड होगा। ठीक है, तो ये जो, और जब डीएनए मूव करेंगे अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो वो किसकी तरफ मूव करेंगे, एनोड की तरफ मूव करेंगे। किसकी तरफ मूव करेंगे, एनोड की तरफ मूव करेंगे, यानी पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो ये डीएनए के सपोज हम यहाँ पर फ्रेगमेंट्स बना लेते हैं, दीज आर द डीएनए फ्रेगमेंट्स एंड दे विल मूव, वो मूव करेंगे किधर की तरफ, टूवर्ड्स द पॉजिटिव पोल। ठीक है, यानी कि एनोड। ठीक है, और जाहिर सी बात है जिस जहाँ जहाँ हम डीएनए को डालेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, मीडियम भी होगा, यानी मैट्रिक्स भी होगा, जो डीएनए के मूवमेंट को क्या करे, सपोर्ट करे। Nowadays, the most commonly used matrix is agarose gel। ठीक है, तो हम मीडियम की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वो है एगेरोज मीडियम। ठीक है, अब देखिए ये एगेरोज क्या है, एगेरोज है विच इज़ ए नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वीड्स। तो इस लाइन को हम अच्छे से देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है एगेरोज के बारे में। ठीक है, सो एगेरोज इज़ ए पॉलीसैकेराइड। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पॉलीमर लिखा हुआ है, पॉलीमर, एक नेचुरल पॉलीमर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो नेचुरल पॉलीमर से मतलब है यहाँ पर एक ये पॉलीसैकेराइड है जो कि नेचुरली मिलता है, और ये कहाँ पर मिलता है, सी वीड के अंदर। कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सी वीड्स से। तो यहाँ पर जो एल्गी है, हम बात कर फॉर एग्जांपल जैसे कि गैलिडियम, गैलिडियम DIUM। ठीक है, तो गैलिडियम हो गया, इसको हम रेड एल्गी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रेड एल्गी। ओके, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, तो ये भी एक एल्गी है। ओके, और ये दोनों ही एल्गी बिलोंग करते हैं कौन सी एल्गी की, कौन सी क्लास को, रोडोफाइटा को, रोडोफाइटा। तो ये दो एल्गी हैं गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, जो कि रोडोफाइटा क्लास को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो इन दोनों एल्गी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है किसको, एगेरोज को, एगेरोज को। ठीक है, और एगेरोज क्या है, इट इज़ ए पॉलीसैकेराइड। ये क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है, दिस इज ए पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड तो आप समझते होंगे, इट्स ए फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, और फिर इस पाउडर को, तो हमें पाउडर फॉर्म में मिला क्या, एगेरोज मिला। इस पाउडर को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, इनटू द जेल फॉर्म, और इसमें हम कुछ बफर सॉल्यूशन वगैरह मिलाते हैं और इसको हीट करते हैं। तो पाउडर लिया और इसमें हमने सॉल्यूशन मिलाया, कौन सा, बफर सॉल्यूशन हमने मिलाया है, और उसको फिर हमने क्या किया है, हीट किया है, और हीट से फिर वो कैसी फॉर्म में आ जाता है, जेल फॉर्म में। एगेरोज किस फॉर्म में आ गया, जेल फॉर्म में आ गया। ठीक है, कूल करने के बाद में तो उसको हीट किया, इसमें सॉल्यूशन मिलाया, हीट किया, कूल किया, और ये पाउडर से क्या बन गया, जेल बन गया। अब हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पर जो सी वीट का मतलब है, सी वीट का मतलब है यहाँ पर एल्गी से, किससे, एल्गी से।
नेक्स्ट देखिए, द डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट यानी रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू द सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द एगेरोस जेल। तो इस लाइन को हम समझते हैं। इन्होंने लिखा है जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि बहुत सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं हमारे पास में जिनको हमें अलग करना है। तो वो अपने साइज के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर डीएनए मॉलिक्यूल, कोई डीएनए फ्रेगमेंट बड़ा है, फॉर एग्जांपल कोई बड़ा है, तो वो क्या होगा, हैवी भी होगा। हैवी होगा तो वो क्या होगा, धीरे धीरे मूव करेगा, तो वो पीछे रह जाएगा। और जो डीएनए फ्रेगमेंट जो हल्का है, लाइट है, स्मॉलर इन साइज है, वो जल्दी से मूव करेगा और आगे मूव करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हल्के डीएनए मॉलिक्यूल और भारी डीएनए मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर।